नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का अपने नए YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से YouTube चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें गवर्नमेंट जॉब में कैसे तैयारियां करें, कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जामों को क्लियर करें, इन विषयों पे बहुत सारे YouTube चैनल्स चल रहे हैं। अधिकांश चैनल लोगों को काफ़ी अच्छा उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा उपयोगी है। मैंने बहुत सारे चैनलों को देखा बट मैंने कुछ सर्च किया कि ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी नौकरी पाने के बाद किस तरह का होता है लाइफ, कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं, आपको सरकारी जॉब में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या मूलभूत कदमों की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन चीजों के विषय में मैंने बहुत सर्च किया, वीडियोस देखना क्या बच्चों को जो वो सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं उस नौकरी में वो कैसी कैसी चुनौतियों को पाएंगे, कैसे कैसे वो अपने सरकारी जीवन में, सरकारी प्रोफेशनल लाइफ में अपने सफलताओं को पाएंगे। इस संबंध में कोई उनको गाइडलाइंस मिला है कि नहीं, उस संबंध में कोई वीडियो है कि नहीं। मैंने बहुत सर्च किया बट अफसोस मुझे उस तरह का कोई वीडियो मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चे तैयारियां तो कर रहे हैं और मेरिट लिस्ट में आके बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, बट उस ज्वाइनिंग के पहले क्या उन्हें पता है कि सरकारी जॉब में चुनौतियां क्या हैं, किस तरह उन्हें सफलताएं मिलेंगी, कैसे उनका प्रमोशन होगा, कैसे उन्हें सरकारी लाभ मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, कैसे उनका ट्रांसफर्स होगा, क्या प्रक्रिया है इनकी, कैसे उनका वित्तीय लाभ होगा। इन चीजों के बारे में अगर पहले से जानकारी हो तो उस पर्टिकुलर जॉब को करने और उसकी तैयारियों में बच्चों को और उत्साह आता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेते हुए मैंने सोचा कि एक बनाई जाए वीडियो की सीरीज जिसमें लोगों को, खासकर वो ऐसे बच्चे जो पहली बार किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जॉब की तैयारी करके और उसमें सरकारी जॉब को पाना चाहते हैं, उनको उस जॉब में किस किस तरह की चुनौतियां, किस किस तरह का उनको ड्यूटीज, उनका रूटीन्स होगा, उनको किस किस चीज को फॉलो करना है, उसकी जानकारी दी जाए। और इन्हीं मुद्दों को लेते हुए मैंने एक सोचा कि ये सीरीज बनाया जाए और उसी सीरीज के द्वारा मैं एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद जो आपका नया एक अध्याय शुरू होता है आपके जीवन का, सरकारी वर्ल्ड का, उस वर्ल्ड से मैं आपका परिचय करा दूं। और उसी परिचय के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया और ये वीडियोस की सीरीज मैंने लाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास सफल हो और आपको इससे कुछ इनपुट मिले। मैं पहले बता देना चाह रहा हूं कि अगर मैं जो जानकारियां दूंगा उसके सिवाय किसी पर्टिकुलर विभाग, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको जानकारी अगर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख के अपने सुझाव, अपने विचार और अपने जिज्ञासा को आप व्यक्त कर सकते हैं। मैं उनसे जरूर लूंगा और उस विषय पे भी बनाऊंगा वीडियो। और अगर आपको लगे कि आपके लिए ये वीडियो जानकारी वाला है और आपको इसमें कुछ जानकारी मिल सकती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं जो हम लोग सीरीज करेंगे शुरुआत, उसके पहले किन किन बिंदुओं पर मैं आपके सामने लाऊंगा उसके बारे में डिस्कस कर लूं इस वीडियो में खासकर। तो आपने कोई एग्जाम दिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, अब क्या करना है, आगे क्या है प्रक्रिया। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया आपको करना होता है वो है ज्वाइनिंग, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आपको ज्वाइन करना है उस डिपार्टमेंट का। सपोज आप किसी एक डिपार्टमेंट, सप्लाई डिपार्टमेंट हो या फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, किसी डिपार्टमेंट में हो आप, उसमें आपने वैकेंसीज में अप्लाई किया, आप मेरिट लिस्ट में आ गए। अब उस मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको ज्वाइनिंग कहां देनी है, कैसे देनी है। तो बेसिक चीजें तो आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपको आ जाता है, जो आपकी मेरिट लिस्ट होता है उसमें आ जाता है कि हाँ आपको ऐसे से ये करना है। बट कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, कई बार लोग उत्साह में वो भूल जाते हैं। तो उन चीजों को बताने के लिए मैं एक बनाऊंगा वीडियो जिसमें ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होंगे, जो सभी विभागों में ऑलमोस्ट वो मैंडेटरी होते हैं, वो प्लस पर्टिकुलर विभाग वाइज कुछ कुछ विभाग का होता है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, वो कैसे तैयार करना है, किन किन चीजों को लेके जाना है और ज्वाइनिंग कहां देनी है, कौन होंगे उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कौन होंगे सक्षम प्राधिकार जो आपकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट करेंगे। इन बिंदुओं पर मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ज्वाइनिंग
के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को, किन किन सर्टिफिकेट्स को आपको लेके जाना है, ताकि आप ज्वाइनिंग के लिए जाए तो आपको स्मूथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, किसी तरह का हसल ना करना पड़े या परेशानी ना हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट छूट गया, आप दोबारा फिर से आना पड़ेगा। आप एक बात समझ ले कि अगर जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपकी सैलरी, आपका ज्वाइनिंग, आपका सब कुछ शुरू होता है। अगर आप 2 दिन भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए, 2 दिन बाद जाते हैं, तो 2 दिनों का अंतर आएगा, जो आपके फ्यूचर में जाके आपके प्रमोशंस में भी इफेक्ट करता है कि वो 2 दिन के कारण आप ग्रेडेशन लिस्ट में नीचे आ सकते हैं। तो ये ट्राई करें जब आप ज्वाइन करने जाए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या आपको उसमें फॉर्मेलिटीज करनी होती है, वो सब कुछ आपको पहले से मालूम हो, तो आप जाएं और उस दिन ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। इस बात को लेके मैं वो आपको बेहतर चर्चा करूंगा। उस ज्वाइनिंग आपने कर लिया, उसके बाद आपने तो विभाग में ज्वाइन किया, बट आप काम कहां करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा कि काम कहां करोगे। आप विभाग में तो काम करोगे नहीं, तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे एक प्रक्रिया शुरू होगी आपकी पोस्टिंग की, तो वो पोस्टिंग आपकी की जाएगी, वो सेकंड आपका स्टेप होगा। अगर आपने किसी सपोज आपने सप्लाई विभाग में ज्वाइन किया, तो आप तो विभाग में रहोगे नहीं, उसके कई सारे होते हैं ब्रांचेस, कई सारे ऑफिसेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, तो आपके पोस्ट के हिसाब से, आपके पदों के हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाती है। और उसके बाद उस पोस्टिंग के बाद आपको फिर से जहां आपकी पोस्टिंग होगी, उस पोस्टिंग में जो आपके अगेन जो आपके डीडीओ होंगे, जो आपके कंपिटेंट अथॉरिटी होंगे, डीडीओ मींस कि जो आपके ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके पास आपको पुनः जाके आपके फर्स्ट पोस्टिंग प्लेस पे योगदान देना होगा आपको। देन आपने पहले तो मेरिट लिस्ट के बाद आपने अपने डिपार्टमेंट को योगदान दिया, अब डिपार्टमेंट द्वारा आपकी पोस्टिंग होती है, तो फिर आपको जाके योगदान देना पड़ता है अपने डीडीओज के यहाँ, जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, उस वक्त इमीडिएट होंगे, उनके पास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आप जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं, आपकी पोस्टिंग नहीं होती है, तब तक आपकी सैलरी की जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकती। बिकॉज आप विभाग में आ गए, बट जो भी सैलरी होती है एक पर्टिकुलर ऑफिस को रिलीज की जाती है, आवंटन जो होता है पर्टिकुलर ऑफिस को रिलीज किया जाता है। तो जब तक आप उस ऑफिस में नहीं जाएंगे, आपका एनरोलमेंट नहीं होगा उस ऑफिस में, आपकी सैलरी शुरू नहीं होगी। तो आपकी पोस्टिंग और पोस्टिंग के बाद उस पोस्टिंग ऑफिस में ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या क्या आपको प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा उन वीडियोज में। उस ज्वाइनिंग के बाद अब आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, नई पेंशन नीति, पुरानी पेंशन नीति आपने बहुत सुने होंगे। अब आपका उससे साक्षात्कार होगा, आपको पहली बार फेस करना होगा कि नई पेंशन नीति के संबंधित कुछ चीजों को, क्योंकि जब आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको एनरोल होना होगा, आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा ईएनपीएस के साइट पे। ईएनपीएस मतलब कि आप न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें आपको एनरोल होना पड़ेगा। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, बट बहुत स्मूथ है, जटिल है बट बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करने पे इसमें कोई बहुत परेशानी भी नहीं होती है। तो एक ईएनपीएस के वेबसाइट है जिसपे जाके आपको एनरोल करना है, डीडीओस के ऑफिस में, किस डीडीओ ऑफिस में उसके साथ करना है एनरोल। तो उसमें आपको क्या क्या फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं ऑनलाइन, प्लस क्या क्या आपको उसमें अपलोड करने होंगे उस फॉर्म के दौरान, ये सारा बताऊंगा डिटेल। और जब तक मैं बताता हूं ये कि जब तक आप उसको एनरोल नहीं करेंगे, आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा। प्रान नंबर जनरेट होने के बाद ही किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी शुरू होती है। बिकॉज प्रान नंबर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, जिसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, आपका और आप जिस विभाग के होंगे गवर्नमेंट का जो है, उन दोनों कंट्रीब्यूशन को जोड़कर आपके एनपीएस अकाउंट में दिया जाता है। और उसी में आपका सारा आपका जो सेविंग्स है, जो आप एज एम्प्लॉय आपका डिडक्शन हो रहे हैं आपके सैलरी से, और सरकार आपको उसके बिहाफ में उतना दे रही है, वो सारा उसी में आपका होता है सेव। तो जब तक आपका प्रान नहीं जनरेट होगा, आपको वो रिडक्शन हो नहीं सकते हैं, और रिडक्शन नहीं होंगे आपका सैलरी नहीं बन पाएगा। तो इसी कारण आपको ईएनपीएस पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो उस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको ईएनपीएस पर करना है, रजिस्टर को करना है, कैसे उसमें फॉर्म्स को फिलअप करने हैं, कैसे उसमें आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आपने प्रान अपने कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपके डीडीओ जो आपके ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर होंगे, जो आपके कंपिटेंट अथॉरिटी होंगे आपके सैलरी को रिलीज करने के लिए, डिस्बर्स करने के लिए, वो आपके लिए एक आपका फर्स्ट सैलरी ऑर्डर निकालेंगे कि इनको फर्स्ट सैलरी डिस्बर्स किया जाए। तो फर्स्ट सैलरी डिस्बर्स करने के लिए क्या क्या आपको उसके पहले
सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेनी है, उसकी जानकारी मैं उसमें दूंगा डिटेल में। आपके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन, आपके कैरेक्टर का वेरिफिकेशन, आपका सारा मेडिकल वगैरह, उसमें क्या क्या आपने पूरा डिटेल दे दिया है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में, कि आपके ज्वाइनिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके आपका ये ऑर्डर रिलीज हो जाए, ताकि आपको विदाउट सैलरी अधिक से अधिक दिन नहीं वेट करना पड़े। जैसे ही आपकी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, आप ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं इन वीडियोस को, तो आप देख लेते हो, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हम स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो हमारे सैलरी को स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो कैसे आपको सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना है उसकी जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपका सैलरी के लिए रिलीज ऑर्डर आ जाता है, तो आपका सर्विस बुक ओपन होता है, जो आपके डीडीओ होंगे उनके पास, या फिर से अगर आप ऑफिसर लेवल पे है तो आपके जो डिपार्टमेंट है वहां पे सर्विस बुक ओपन होता है। तो उस हिसाब से आपको आपके सर्विस बुक ओपन होंगे। एक बात बता दूं मैं कि बिहार गवर्नमेंट में अभी ऑनलाइन सर्विस बुक शुरू हो गया है HRMS पद्धति के द्वारा। तो चूंकि ये कंप्लीटली ओपन तो हो गया है, बट पैरेलली इसको ऑफलाइन भी अभी एंट्री किया जा रहा है। तो सर्विस बुक, ई सर्विस बुक एंट्री होगा, ऑनलाइन एंट्री होगा, साथ ही साथ सेवा पुस्त आपका ऑफलाइन भी एंट्री किया जाएगा। सेवा पुस्त जो कि नाम से क्लियर है कि सेवा पुस्त है, आपके सर्विस बुक को है, तो आपके सर्विस बुक में आपके ज्वाइनिंग से लेके आपका डे बाय डे में आपको जो भी इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पोस्टिंग हो रहे हैं, जो आपका एसीपीज मैं बताऊंगा डिटेल में, एसीपीज जो है आपका जो भी कुछ अगर आपके को पनिशमेंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है आपको, तो आपको कुछ प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपको कुछ अलग से सम्मान पुरस्कार मिल रहा है, तो सारा कुछ आपके सर्विस बुक में एंट्री होता है। तो ये सर्विस बुक खोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको भी एक हम लोग डिटेल में बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन खोला जाता है सर्विस बुक, कैसे क्या क्या उसमें प्रविष्टियां होती हैं, अगेन क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें आपको सबमिट करने होते हैं, अगर आपके नॉमिनीज हैं, आपके सब कुछ डिटेल वो आपको एंट्री करना होता है, तो आपको सर्विस बुक खुलेगा, ओपन होगा। तो सर्विस बुक खुल गया, उसके बाद आपको सैलरी आपका फिक्स किया जाएगा। सैलरी कैसे मिलेगा आपको, सैलरी क्या होगी आपको, आपने ज्वाइन कर लिया, आपको पता होगा कि हाँ बेसिक 1900 से 20,500 या जो भी है 2400 ग्रेड पे, 2500 2800 ग्रेड पे, किस ग्रेड पे में आपको पता होगा, बट उसका बेसिक अल्टीमेट आपको इन हैंड ग्रॉस क्या होगा ये आपको भी शायद आइडिया ना हो। तो उन चीजों में बताऊंगा कि आपका कैसे सैलरी बनता है, आपका सैलरी का निर्धारण कैसे किया जाता है, कि आप लेवल 1 2 3 4 5 6 किस आप लेवल में आएंगे, उसमें आपका बेसिक पे क्या होगा, मूल वेतन क्या आपका होगा, उसमें आपको डीए, उस पे डीए कितना मिलेगा, आप जिस डिपार्टमेंट में है, जिस सेक्टर में है, उसमें क्या आपको डीए मिल रहा है। उसके बाद आपको डीए के साथ साथ आपको कौन कौन से और अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे आपके सिटीज के आधार, जिस शहर में आप पोस्टिंग है उसके आधार पे आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके आधार पे आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए में दो ऑप्शन आपके होंगे कि क्या आप सरकारी क्वार्टर के लिए एलिजिबल हैं, अगर हैं तो क्या आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आप सरकारी क्वार्टर ऑप्ट करेंगे तो आपको कुछ एचआरए नहीं मिलेगा, अब उसको सेटल हो जाएगा उसमें। बट अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं, आप अपना एकोमोडेशन ले रहे हैं, आपका आपके होम टाउन में पोस्टिंग हुआ है, यहाँ पर आपके अपना घर है, तो आप तो ऑब्वियस बात है सरकारी क्वार्टर लीजिएगा नहीं। तो सरकारी क्वार्टर नहीं लेने पे आपको एचआरए में कितना पैसा मिलेगा वो सिटी वाइज डिपेंड करता है। उसको मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, किसी आपको एचआरए कैसे होगा, आपका डीए कैसे होगा कैलकुलेट, आपका मेडिकल अलाउंसेस कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और इन सारे कैलकुलेशन के बाद जो आपका एग्जैक्ट फिगर आएगा कि सैलरी कितना ग्रॉस होगा, उसमें आपको डिडक्शंस क्या क्या होंगे, कैसे डिडक्शंस होंगे, वो डिडक्शंस का होगा, और उस डिडक्शन को माइनस करने के बाद आपको कितना नेट सैलरी इन हैंड मिलेगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको सैलरी का कैसे किया जाता है फिक्सेशन, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऑफिस में आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी सैलरी शुरू हो गई, काम क्या करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम क्या करना है, कैसे काम मिलता है आपको। आप गए ऑफिस में ज्वाइन के लिए, काम मिलेगा नहीं, तो आपको उसके लिए कैसे वर्क अलॉटमेंट किया जाता है, किसी भी ऑफिस में कैसे एम्प्लॉयज को वर्क अलॉट किया जाता है। अगर आप क्लर्क हैं, अगर आप सुपरवाइजर लेवल के हैं, तो कैसे आपका वर्क अलॉट होगा ये बताऊंगा डिटेल में, कि वर्क अलॉट होने के बाद आपको क्या काम करना है, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपकी कौन कौन आपके रिपोर्टिंग होंगे, ऑफिसर्स होंगे, इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर उनके सुपीरियर ऑफिसर, कैसे आपको उस चैनल को आपको समझना है। ये समझना जरूरी इस कारण है बिकॉज आपको वर्क अलॉट होगा, उसके बाद आपको उसमें काम करना है, तो काम करने की बिंदुएं क्या हैं, आप कैसे अपने काम को रिपोर्ट करवाइएगा कि आपको अपने अप्रेजल्स मिल सके,
तो वो एक मैं बताऊंगा डिटेल में कि वर्क अलॉटमेंट और उसका कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस चीज को। उसके बाद एक बहुत ही फेमस पहले एक मुहावरा था, लोग बोलते थे कि 11 बजे लेट नहीं और 4 बजे भेंट नहीं, सरकारी एम्प्लॉय के बारे में बहुत लोगों की अवधारणाएं थी, परसेप्शन था कि हाँ लोग तो सरकारी नौकरी में आते हैं बहुत इजिली है, छुट्टियां बहुत हैं, लेट से आते हैं, जल्दी आते हैं, कोई पूछे वाला नहीं। अगर इस परसेप्शन के साथ आप आ रहे हैं कि आपको छुट्टियां बहुत मिलेंगी, आप एंजॉय कीजिएगा, वर्कलोड बहुत कम है, आप जब चाहे छुट्टियां मिल जाएंगी, तो इस परसेप्शन को आप निकाल के बाहर रखते। अगर आपको टाइम पास करना है तो वो बाहर निकाल दे, बिकॉज पहले वाली बातें अब नहीं रही, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। आपको हर चीज हर काम को करने का एक टाइम बाउंड हो गया है, इस टाइम में आपको काम को पूरा करना होगा, तो वो पल हटा दे। और साथ में जो एक कई सारे आप देखते होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, लोग छुट्टियों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले बैठे हुए हैं। तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले कुछ समय से कोविड आया था, कोविड में मैक्सिमम लोगों ने घर पे वर्क होम किया, तो कुछ लोगों ने छुट्टियां ली, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम किया, छुट्टियां नहीं, संडे मंडे कुछ नहीं, खासकर कुछ डिपार्टमेंट जैसे आपको पुलिस विभाग के लोग, हेल्थ विभाग के लोग, आपदा विभाग के लोग, ये लोग दिन रात लगे रहे। ये कौन थे? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ये अपने आप को रिस्क पे लेके, अपने फैमिली को रिस्क पे लेके बाहर आए, आप तक खाद्य सामग्री पहुंच सके, आप तक मेडिकल सुविधाएं पहुंच सके, आप सिक्योर रहें, लोग इसको फैलाए नहीं, इसको संक्रमण को, उसके लिए पुलिस मुस्तैद थी। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी छुट्टियां कहां गई? उन्होंने तो संडे मंडे, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, बकरीद सब में काम किया। तो ये आप भूल जाएं कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद आपको बहुत छुट्टियां मिलेगी। हाँ छुट्टियां हैं, नो डाउट छुट्टियां हैं, और छुट्टियां लोगों को मिलती भी हैं, लेकिन मैं उसमें बताऊंगा डिटेल में पहले कि उन छुट्टियों को कैसे आप अवेल करेंगे और किन परिस्थितियों में आपकी छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते छुट्टियों को। सरकार और जो आपके विभाग है उनके द्वारा अगर यह समीक्षा की जाती है कि इस वक्त हमारे इस इतने एम्प्लॉयों की आवश्यकता है, खासकर इलेक्शन के समय, कोई प्राकृतिक आपदा हो उस समय, या फिर इस तरह के कोई और घटनाएं हो, तो उस वक्त आपको छुट्टियों को कैंसिल करके आपको ड्यूटी पे लगाया जा सकता है। और बहुत सारे लगते हैं, खासकर मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मुझे पता है कि दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद, छठ पूजा, हर समय लोग एंजॉय करते हैं, बट बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो आपके लिए ड्यूटी करते हैं, आपकी सुविधाओं के लिए ड्यूटी करते हैं। कंट्रोल रूम्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, नाकाएं होते हैं, उन जगह पे उनकी ड्यूटी दे ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो सके। तो छुट्टियों का प्रोसेस में निकाल दें, छुट्टियां मिलेंगी, बट आपके प्रोफाइल, आपके जॉब प्रोफाइल और आपके पोस्टिंग के हिसाब से आपकी छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं। इन छुट्टियों को अगर साइड में करें तो साथ में आपको ईएल मिलते हैं। ईएल इट मींस अर्न लीव, जो आप अर्न करते हैं, आप अपने काम के बदले वो आप अर्न करते हैं। तो अर्न लीव की कैसे काउंटिंग होती है मैं बताऊंगा वो डिटेल में। सीएल कितना मिलते हैं और कितने प्रकार का लीव्स हैं, लाइक मैटरनिटी लीव हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, कई सारे लीव्स होते हैं। तो वो किस प्रकार का लीव है, आपको पढ़ाई के लिए भी लीव होता है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल कि कैसे आपको ये लीव्स को आप अवेल कर सकते हैं, इस पे मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आप जब जॉब कर लिए, आपका फर्स्ट सैलरी आपका बन गया कि फिक्स हो गया, हाँ ये सैलरी आपकी है, फिर एक आपके मन में बात आया कि ठीक है सैलरी तो मिल गई, हम काम भी करना शुरू कर दिए, हमने सारा कुछ कर दिया, अब हमारा प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन से पहले हमारा सैलरी कैसे बढ़ेगा, हमें इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा? तो आप तो सोच रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट में आ गए, अब तो हमने जॉब कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ काम करना है, सैलरी लेना है। सैलरी तो मिलेगी, लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहिए, वार्षिक वेतन वृद्धि चाहिए, आपको जो ईयरली आपको सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो चाहिए, तो आपको हर विभाग का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, सर्टेन कुछ पेपर्स होते हैं, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। यस, आपको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, बट ये एग्जाम होगा आपके अपने जो विभाग के काम है उस काम के अनुरूप आपका एग्जाम होगा, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको ईयरली इंक्रीमेंट जो होता है वो मिलेगा। अदरवाइज जितना आप डिलेट करोगे उस एग्जाम को क्लियर करने में, आपके
सैलरी में ईयरली इंक्रीमेंट उतना लेट होगा। तो वो आपके लिए मैंडेटरी है, ये हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही, सिर्फ कुछ सर्टेन पोस्ट को छोड़ के, कुछ पोस्ट है जिसमें आपको एग्जाम करने होता है, 4th ग्रेड वगैरह हो गया उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम में आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वो एग्जाम क्या होते हैं, कैसा उसका पेपर होता है, कैसे उसके की तैयारी होती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कितनी बार मिलता है एक साल में। एक तो आपको इंक्रीमेंट हो गया, प्लस डीए में बढ़ोतरी सुनते होंगे, तो वो डीए में बढ़ोतरी कैसे होता है, अगर डीए 3% बढ़ा तो मेरे सैलरी में उसका इंपैक्ट कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, ये डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे विभागीय परीक्षा पास करनी है, और कैसे आपको इंक्रीमेंट होगा, और कैसे आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपका इंक्रीमेंट आपके सैलरी में, और कैसे आपका लेवल जंप होगा, ये मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। तो ये तो हो गया आपको सैलरी का। अब ठीक है, सैलरी तो बढ़ रही है आपकी, आपने एग्जाम पास कर लिया, तो क्या आप जिस पोस्ट पे उसी पोस्ट पे रहोगे? नहीं, आपका प्रमोशन होगा। तो उसके लिए ही एक प्रक्रिया है। पदोन्नति जो होता है गवर्नमेंट जॉब में, एक टाइम बाउंड है हर पोस्ट के लिए, उसके बाद आपको सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको, वो टाइमलाइन क्या है किसी पोस्ट के लिए, कब उसको प्रमोशन मिलेगा, कब उसका पदोन्नति, पद की उन्नति होगी, पदोन्नति कब उसको पदोन्नति होगा, प्रमोशन कब उसका, ये मैं बताऊंगा डिटेल में आपको, कैसे आपके प्रमोशन होंगे, कैसे आप एक पद से दूसरे पर जाएंगे, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको फुलफिल करना होता है, आपके जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा मैं बताऊंगा डिटेल में आपको प्रमोशंस के रिलेटेड जो वीडियो होगा उसमें। इसके साथ ही आपका ट्रांसफर भी होंगे, तो ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया है, कब ट्रांसफर होता है, मिनिमम कितने दिनों के बाद ट्रांसफर होता है, किन किन परिस्थितियों में ट्रांसफर होता है, और इनसे संबंधित सभी मैटर पे मैं बताऊंगा कि ट्रांसफर का क्या प्रक्रिया है। तो इन सारे 8-10 बिंदुओं पे मैं आपको अलग अलग बनाऊंगा वीडियोस, ताकि आपको हर विषय पे एक जानकारी हो जाए कि कैसे गवर्नमेंट जॉब में मुझे एडजस्ट होना है, कैसे इसमें मैं ऐसा रम जाऊं कि मुझे हर स्टेप पता हो, और जिस जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं उस जॉब में आने के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरा रूटीन कैसा होगा, ये सब आपको पहले से मालूम होगा। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जॉब में आप जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जॉब कैसा होगा, आपको क्या फ्यूचर देगा, क्या आपके लिए सुटेबल है, आप कंफर्टेबल होंगे, आप किस कैडर के होंगे, किस तरह से आपका जॉब होगा, किस तरह का लाइफ स्टाइल होगा। उसके बाद ये अगर आपको पहले से मालूम हो तो आपका एक विजन क्लियर होगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, ऐसे मैं करूंगा तो ये मेरा पूरा लाइफ एक सडन पेस पे चलेगा। तो इसी मकसद से मैं चाहता हूं कि जो भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो उनको मालूम हो कि उनको कैसा फ्यूचर मिलने वाला है, कैसे उनका फ्यूचर ग्रो करेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप में से किसी भी जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या उसका एक क्राइटेरिया है, प्रमोशंस का, ज्वाइनिंग का, सैलरी का, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप उसे कमेंट में लिखें। मैं उस पर भी अलग से बनाऊंगा वीडियो और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी बिंदुओं पे मैं एक बनाऊंगा सीरीज, ये इन्हीं बिंदुओं पे, और जल्दी मैं अगला वीडियो अपना अपलोड करूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट हम उसे कवर कर सके। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सब्जेक्ट पसंद आए, आपके जानकारी के लिए और आपके इंफॉर्मेशन के लिए उपयोगी हो। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है और आपके यूज का है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर करूंगा कि आप सब हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।